In parametric functions, we usually define the function in terms of a parameter usually taken as t, and then the differentiation is solved using the relationship between x, y and the parameter. Hello everyone, मैं हूं करण सिंघई और आज हम पढ़ने वाले हैं our sixth topic of chapter number 5 of class 12 that is continuity and differentiability. और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं derivatives of a functions in parametric forms. So in our previous session आपने अगर देखा होगा तो हमने एक ट्रिक यूज की थी दैट इज ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. उसमें हमने क्या किया था, वी टुक द हेल्प ऑफ अवर लॉग फंक्शन टू सिंप्लीफाई द फंक्शन. तो उसमें हमने लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन की ट्रिक को ऑफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पावर्स वो हमने डील किया था यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. तो कई बार क्या होगा, आपका जो फंक्शन होगा दैट इज यूजुअली तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन होता है, जहाँ पे y हमारा क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कहने का मतलब x आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी वैल्यूज ले सकता है, मगर y जो आपका है इट इज सोली डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज ऑफ x. तो अब पैरामीट्रिक फॉर्म्स भी क्या है, एक तरीके से हमारा टूल ही है. जैसे हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टूल था, इन द सेम मैनर पैरामीट्रिक फॉर्म भी हमारा एक टूल है. अब पैरामीट्रिक फॉर्म में आपका क्या होगा कि जो फंक्शंस हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ अ न्यू पैरामीटर आप कुछ भी ले सकते हो. यूजुअली हम आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, देखा होगा, तो टी लेते हैं. यू कैन एज्यूम एनीथिंग एक्सेप्ट एक्स एंड वाई, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको, तो आप उसको कुछ भी एज्यूम कर सकते हो पैरामीटर को. और हम एक्स एंड वाई दोनों को टी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. और फिर लास्ट में हमारा क्या मोटिव रहेगा, जो हम करते आ रहे हैं अभी प्रीवियस 2-3 सेशन से, कि हमको dy बाई डी एक्स ही निकालना है. तो जब कॉम्प्लेक्स टाइप के फंक्शंस होते हैं तो हमने एक ट्रिक क्या सीखी प्रीवियस सेशन में, कि हम लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का. तो एक नई ट्रिक क्या होती है, पैरामीट्रिक फंक्शन की भी होती है, कि हम इन द फॉर्म ऑफ अ पैरामीटर कोई भी एज्यूम कर लेंगे, उस फॉर्म में हम फंक्शन को लिखें और फिर हम सॉल्व करें. तो देखते हैं अब थ्योरेटिकल पार्ट, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. तो देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स. ठीक है, अब देखो, समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट. तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है. वही है कि डिपेंडेंट है आपका फंक्शन या फिर इंडिपेंडेंट है. एक्सप्लिसिट में हम लिख पाते हैं, इम्प्लिसिट में नहीं लिख पाते हैं, तो लिखते हैं बट सम लिंक ऑफ अ थर्ड वेरिएबल विथ ईच ऑफ द टू वेरिएबल सेपरेटली. जो मैंने बताया कि दोनों फंक्शंस आपको एक अदर पैरामीटर के फॉर्म में मिल जाएंगे. establishes a relation between the first two variables. तो जो हमारे फर्स्ट टू वेरिएबल्स हैं, तो अभी हम कहानी क्या देखते आ रहे हैं सारी, dy बाई डी एक्स हम निकालते थे, x और y के साथ हम प्ले करते थे. तो उस केस में अब क्या होगा, अब दोनों जो हमारे पहले के वेल डिफाइंड पैरामीटर्स रहेंगे इनिशियल, जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कह रहा है, वो अब डिपेंडेंट रहेंगे इन ऑन अ थर्ड पैरामीटर दैट इज t. आप जो भी मानना चाहो उसको. In such a situation, we say that the relation between them is expressed by a third variable. तो जो हमारा तीसरा वेरिएबल होगा उसके टर्म से हम रिलेशन निकालेंगे. The third variable is called the parameter. जो मैंने आपको बताया, इसीलिए इसको पैरामीट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्योंकि हम एक पैरामीटर यूज करने वाले हैं. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम वेक्टर्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम वेरिएबल्स लेके चलते हैं ना, कि ये राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल है जो थीटा के अलॉन्ग आता है, साइन थीटा आ जाता है, जो अपोजिट साइड था एक में कॉस थीटा आ जाता है. इन द सेम मैंने आप समझो कि हम जो हमारे इनिशियल दो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक पैरामीटर के फॉर्म में लिख रहे हैं वही के वही वो, लेकिन अब रिलेशन क्या है, रिलेशन इज डिफाइंड यूजिंग अ पैरामीटर. नाउ मोर प्रिसाइजली अ रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके का देखो, x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी is said to be a parametric form with t as a parameter. तो जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको t ही लेना है, आप कुछ भी अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो. यू कैन एज्यूम एस यू वी, डजंट मैटर. आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट क्या है. आगे बढ़ते हैं. तो देखो होता क्या है, मेथडोलॉजी ये है, मैंने बताया था कि जनरलाइजेशन हम पहले करते हैं, कि एक जनरल रूल बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो हमको निकालना है उस तक हम पहुंचते हैं. तो देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन सच फॉर्म वी हैव टू यूज चेन रूल हम यूज करते हैं. तो देखो कैसे हम पहुंचते हैं इस वाले टर्म तक, dy बाई डी टी. क्या होता है dy बाई डी टी, अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को dy बाई डी टी डायरेक्ट नहीं पता होता है, मेरे को क्या पता होता है dy बाई डी एक्स में निकाल पाता हूँ और dx बाई डी टी में निकाल पाता हूँ. तो मैं ऐसे प्ले कर देता हूँ, मतलब मैंने क्या किया, जस्ट dy बाई डी टी लिखा रहने दिया,
और क्या किया, dx को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इस फॉर्म में अब क्या है, मेरे पास सारे ही ऐसे टर्म्स मिल जाते हैं मेरे को जो मेरे डिफाइंड है, मैं निकाल सकता हूँ। देखो ये हमने जस्ट एक चेन प्रोसेस बनाने के लिए जो चेन रूल हम पढ़ते थे ना, चेन लगता है, जो मैंने आपको इनिशियल सेशन में बताया था चेन रूल, उसकी मदद से dy बाय dt को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ dy बाय dx। लेकिन एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम में डिमांड क्या रहेगी, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपली dy बाय dx को यहीं रख के dy बाय dt मेरा ये है, इस चीज को हम यहाँ ले आएंगे, दैट इज dx बाय dt। तो अब देखो दोनों का मेरे को विद रिस्पेक्ट टू dt डिफरेंशिएशन करना होगा, और मेरा जो पैरामेट्रिक फॉर्म में वैल्यूज होंगी फंक्शंस की, वो भी दे विल बी आल्सो इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ t फंक्शंस और पैरामीटर फॉर्म में डिफाइंड होंगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके ये टर्म्स डिफाइन कर लेंगे, तो हमारा dy बाय dx आ जाएगा। व्हेनेवर dx बाय dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये देखो कंडीशन, अगर यहाँ ये 0 बन गया तो क्या होगा, ये पूरी टर्म है आपकी वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि योर dx बाय dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। 10, अगर आप dy बाय dx की आप बात करो तो क्या होगा, अगर मैं ये जो dy बाय dt है इसको कोई जो y का फंक्शन है उसको मैं gt मान लूं t के फॉर्म में, तो इस चीज को इन्हें किया क्या है, y को gt एज्यूम कर लिया है और यहाँ पे x को एज्यूम कर लिया है ft। तो अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरा y वाला जो चीज बन जाएगी वो बन जाएगी g डैश t, दैट इज g डैश आ जाएगा, और यहाँ पे f डैश t आ जाएगा। देखो जैसे कि लिखा भी यहाँ पे dy बाय dt इज इक्वल टू g डैश t एंड dx बाय dt इज इक्वल टू f डैश t। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, या फिर दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे dy रह जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा और gt रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि y को अगर आप इन द फॉर्म ऑफ t लिखना चाहो तो आप ये भी एज्यूम कर सकते हो y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हम f की जगह क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। मैंने बताया आपको f g ये सब अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप फंक्शन को f से ही डिनोट करोगे। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि gt वो एक फंक्शन है, और dx बाय dt यानी कि मैंने x को एज्यूम कर लिया कि x इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग t, कोई सी t के टर्म्स में हम डिफाइन करना है। तो ये देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, और फिर अगर इन्हीं का डिफरेंशिएशन लोगे तो मैंने आपको बताया वही का वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कंसेप्ट देखो इनके छोटे छोटे से हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम बनेंगे ना, ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ कंटिन्यूटी से ही बनने वाले हैं। आगे जो आपका चैप्टर आने वाला है दैट इज इंटीग्रेशन, मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें आपके सारे ही कंसेप्ट क्लब हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे तो बहुत छोटे लेवल में आप पढ़ रहे हो कि ठीक है आपने समझ लिया जनरल मेथड क्या है, फिर हमने न्यूमेरिकल करे, लेकिन जब इंटीग्रेशन में सब कुछ आएगा तो क्लब हो जाएंगे कंसेप्ट। फिर आगे हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उन सब में भी ये सारे टूल्स हमारे यूज होने वाले हैं। तो अभी के लिए इन सब चीजों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ क्या कंडीशन है, हमारा नीचे वाला टर्म 0 नहीं बनना चाहिए, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो पहले प्रॉब्लम से हम समझते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, सेम है, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx इफ x, अब देखो t के टर्म्स में नहीं है, मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है t के टर्म्स में। इसमें क्या है, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो पहले इस चीज में आपको ये समझने की जरूरत है कि x और y एक्चुअली फंक्शन है किसके। तो अगर मैं इसको जैसे उधर लिखा था जनरल टर्म में लिखूं तो x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड आवर y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो दो फंक्शन अगर मैं डिफाइन कर लूं दैट इज g थीटा का फंक्शन कर लूं और f थीटा कर लूं, तो मेरे को निकालना क्या है, मेरे को dy बाय dx निकालना है, यानी कि निकालना क्या है मेरे को, d ऑफ g थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा और d ऑफ f थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि d थीटा कैंसिल करूं मैं तो सेम ही चीज बन रही है। देखो dy बाय dx ही मैंने लिखा है अलग टर्म में, तो इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपका क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा g डैश थीटा और नीचे क्या बन जाएगा f डैश थीटा। ये अब आपको समझ में आ रहा होगा वाली प्रॉब्लम से। तो कर लेते हैं हम पहले निकाल लेते हैं dx बाय d थीटा। तो देखो a कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं उसका, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा मेरा, माइनस साइन थीटा, और a साइन थीटा में a फिर से वैसे का वैसे ही आ गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन मेरा क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो dy बाय d थीटा क्या हो जाएगा मेरा, a cos थीटा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। सो नाउ dy बाय dx अब आप निकालोगे, मैंने बताया कि यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट रिप्लेस कर देंगे, दैट इज dy बाय d थीटा और dx बाय d थीटा। तो आपका dy बाय d थीटा क्या आया था, a cos थीटा और यहाँ पे a sin थीटा, a कैंसिल, माइनस साइन आ जाएगा और cos थीटा बाय sin थीटा विल बी और cot थीटा।
So your final answer you can report is dy by dx मेरा क्या आ रहा है, इट इज सिंपली माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जस्ट ये टूल्स हैं, बस मेन क्या है कि हमको याद होना चाहिए वो कंसेप्ट। नहीं तो अगर हम इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम कैसे इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि नॉर्मली सॉल्व करना है तो कैसे क्लिक करें। तो ये सब चीजें आपको जब जनरल टर्म्स याद होंगी, जो ये जनरलाइजेशन हम पढ़ते हैं सबसे पहले सब टूल्स में, तो ये वाली चीज तो बहुत आसान है। फिर आपको सिंपल ही, इसमें कोई टफ आपको नहीं देगा, जैसे इसमें भी सिंपल ही दिया है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा टर्म दिया है, y इज इक्वल टू a sin, इस चीज में नहीं उलझाएगा आपको, मेन कंसेप्ट में उलझाएगा कि आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर dy बाई dx है आपका 80 स्क्वायर और y है 280, तो आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो मैंने बताया सिंपल, इसमें हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दोनों हैं फंक्शन किस चीज के। तो देखो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, यानी कि मेरे को ये समझ में आ रहा है x इज अ फंक्शन ऑफ t, और y भी मेरे को समझ में आ रहा है क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ t। हमको निकालना क्या है अब यहाँ पे dy बाई dx, यानी कि अगेन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं dy बाई gt, वैसे ही लिख रहा हूं अभी मैं, देखो, और ft, लेकिन ये तो हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऊपर नीचे dt से कर देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा उससे। तो ये चीज अब हम निकाल सकते हैं, दैट इज dy बाई gt ऑफ dt एंड dft बाई dt। और इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि g डैश t डिवाइड बाय f डैश t। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको हम डैश लगा के, मैंने आपको बताया था, डिनोट करते हैं। तो देखो अब प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट हो गई, x हमारा फंक्शन बन गया t का, y हमारा फंक्शन बन गया g का। तो हम सबसे पहले dx बाय dt निकाल लेते हैं। तो इस चीज का आप विद रिस्पेक्ट टू t करो, a देखो वैसे का वैसे आ जाएगा, t स्क्वायर का क्या बनेगा 280, ठीक है, एकदम सिंपल, यानी कि ये वाला टर्म हमारा क्या आ गया, f डैश t हमको मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं g डैश t। तो dy बाई dt ऑफ 280, एकदम सिंपल, 2a का 2a आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और t का 1 आ जाएगा, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। ठीक है, नाउ dy बाई dx हम निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx निकालने में आपको क्या बताया, वही कहानी, पैरामेट्रिक हम समझ चुके हैं। देखो जनरलाइजेशन सबका सेम आएगा, बस मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज कर सको चीजों को। तो देखो विजुलाइजेशन की हमको पता है ये चीज आने वाली है वापस से, यानी कि dy बाई dt और dx बाई dt। तो dy बाई dt अब मैंने निकाल रखा है, 2a आ चुका है मेरा, और dx बाई dt मैंने निकाल चुका है, दैट इज 280। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, ये कैंसिल 1 बाई t। तो योर फाइनल आंसर यू विल रिपोर्ट इज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई t। देखो एक चीज आप इस चीज से और विजुलाइज कर सकते हो कि जो मेरा आंसर निकला, जनरली जब हम करते थे क्या आता था, x के फॉर्म में आता था या कोई कांस्टेंट आ जाता था, लेकिन जब पैरामेट्रिक की प्रॉब्लम आप कर रहे हो तो देखो t के टर्म्स में आ रहा है, यानी कि अदर पैरामीटर जो हमने एज्यूम भी नहीं किया। एक तो हम एज्यूम करने वाला भी पहले करते थे कि हम रिप्लेस करते थे कि हम एक चीज को एज्यूम कर लेंगे बराबर t और फिर सॉल्व कर लेते तो सिंप्लीफाई हो जाता था। इसमें पैरामेट्रिक में ऐसा नहीं होगा, पहले से ही प्रॉब्लम में आपको विथ रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर दिया रहेगा आपको, जो कि जनरली t होता है, t के टर्म्स में आपको दिया है। और आंसर भी देखो हम निकाल तो dy बाई dx रहे हैं, लेकिन कोई भी x का टर्म नहीं आ रहा है, टर्म में हमारा क्या आ गया, t आ गया। नाउ नेक्स्ट, तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा है और ट्रिकी है, देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो इसमें क्या आपको दे दिया, dy बाई dx निकालो, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और log a की पावर 2/3। तो देखो इसमें अब आपको कुछ भी, जब आप अभी तो कर ले रहे हो क्योंकि बुक्स हैं सामने, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्लिक नहीं करता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टी अगर लिखा रहता कहीं पे भी तो हमको क्लिक कर जाता है कि हाँ इसमें पैरामेट्रिक लगाना है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। क्यों है, क्योंकि ए आपका कोई कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट वाले प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया आपको टर्म या फिर हिंट कि आपको लगे पैरामेट्रिक लगाना है। अब आप इसमें पावर भी देख रहे हो, तो पावर में भी आप देख पा रहे होगे कि मैं पावर आ रही तो मेरे को लॉग का भी याद आ रहा है कि लॉग भी लगा सकता हूँ, लेकिन लॉग लग नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि लॉग को आप जब इधर उधर करोगे तो क्या होगा, लगा सकते हैं, वैसे हम कैसे लगा सकते हैं, जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम लॉगरिथमिक वाले सेशन का याद करो, एक लास्ट में किया था y की पावर x, x की पावर y और x की पावर x। तो उसमें हमने क्या किया था, तीनों टर्म्स को u v w एक और पैरामीटर के फॉर्म में एज्यूम कर लिया था और फिर तीनों को सॉल्व किया था। तो उस फॉर्म में शायद हम करेंगे तो आ सकता है, मैंने किया नहीं, हम अभी क्योंकि पढ़ रहे हैं ये वाला मेथड पैरामेट्रिक, तो मैं पैरामेट्रिक होता हूँ, लेकिन उस फॉर्म से शायद आ सकता है, हो सकता है टफ पड़े। तो देखो इस फॉर्म में फिर हमको, जो अगर हमने प्रैक्टिस की होगी तब हमको क्लिक करेगा कि नहीं ये वाला अब हमारा किससे सॉल्व होने वाला है,
दैट इज पैरामेट्रिक से। तो देखो अब इसमें अजम्पशन हमको फिर से करना पड़ेगा और इतना तगड़ा करना है कि जब तक आपने इसको एक बार सॉल्व नहीं किया होगा तो हो सकता है आपको वहां पे क्लिक ना करे। तो इसमें एज्यूम आप क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, ठीक है, और y को मेरे को लिखना है a sin क्यूब थीटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये जेई वगैरह में भी आ सकता है आपका। तो देखो आप ये कर तो देंगे हम, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक हमको समझ में आना चाहिए, हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब आप क्यूब देख रहे हो ना, तो आपको एक फॉर्मूला सब मन में क्लिक करना चाहिए कि इसको मेरे को कुछ सॉल्व करना है ताकि ये a वगैरह जो बाहर का टर्म आ रहा है इसको मैं एक्सक्लूड कर पाऊं या कुछ तो रिलेशन बना पाऊं। तो हमने इसीलिए बस किया है। देखो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब प्रॉब्लम में डायरेक्ट क्या दिया, एलएचएस को मैं पकड़ता हूं, इस चीज को अज्यूम करना है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह जो मैंने अज्यूम किया वो रखूंगा, दैट इज a cos क्यूब थीटा। तो इनिशियल लॉजिक तो इसका ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसी वैल्यूज मन से इमेजिन कर रहे हैं कि अगर x और y की मैं कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करूं कि ये दोनों चीज सॉल्व होके आरएचएस के बराबर आए, तब आप क्लिक कर पाओगे कि यही वैल्यूज जो आपकी हैं ये बेस्ट सूट करेंगी। क्यों? क्योंकि आप अगर x और y को सॉल्व करना चाहते हैं, दो चीज के सम को जिनकी पावर है, तो आपको एक सिंपल रिलेशन सबको याद रहता है। कौन सा याद रहता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको सबको पता रहता है, ठीक है। मैं आपको लॉजिक पे लेके जा रहा हूँ कि हमने क्यों एज्यूम किया है a साइन थीटा और a कॉस थीटा, तो ये हमको याद रहता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमारे प्रॉब्लम में पावर है x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3। तो देखो स्क्वायर वाली तो चीज है, लेकिन क्या है, क्यूब वाली चीज दिक्कत कर रही है। तो आपको ये फिर इमेजिन करना है कि अगर 2/3 से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं पावर में, तो फिर तो स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा अगर 3 से कर दूंगा तो फिर यहाँ क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं x को एज्यूम कर लूँ साइन स्क्वायर साइन, और y को एज्यूम कर लूँ कॉस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा मेरा। तो ये आपको फिर इमेजिन होना चाहिए। तो उसी लॉजिक से आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे क्यूब लिया है और a लिया है। a इसलिए लिया ताकि ये पावर में a हट जाए वहां से। अब अपन बैक टू आवर प्रॉब्लम आ जाते हैं कि जो हमने एज्यूम किया। ये मैं आपको विजुलाइज करने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन बेस्ट वे क्या है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे तो एक आपके बैक ऑफ द माइंड सेट हो जाएंगी चीजें कि ऐसी प्रॉब्लम से हमको अजम्पशन क्या लेना है। अब देखो जो एज्यूम कर पाएगा उसके लिए 2 मिनट का प्रॉब्लम बचेगा, तुरंत हमको बेसिक सॉल्व होके बेसिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। लेकिन जिसको याद नहीं रहेगा उसके लिए फिर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो फिर उलझा रहेगा कि भाई करूं कैसे, मैं प्रोसीड कैसे करूं प्रॉब्लम में। तो देखो अब हमने क्या किया, x को एज्यूम किया था a cos क्यूब थीटा, तो मैंने सिंपली x की जगह a cos क्यूब थीटा लिख दिया पावर 2/3, और y की जगह a sin क्यूब थीटा पावर 2/3 मैंने लिख दिया। अब क्या करो, आप इस चीज को a को बाहर निकालने की कोशिश करो। तो देखो a को अलग कर सकते हो, अब a की पावर 2/3 अलग आ गया, cos क्यूब की पावर 2/3 करोगे तो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इन द सेम मैनर इस चीज को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि a/23 यहाँ पे ही बनेगा, तो a/23 को कॉमन निकाल दिया, और साइन क्यूब की थीटा को इंटू करोगे 2/3 से, यानी कि उसकी पावर बढ़ाओगे तो 3 से 3 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखो ये चीज क्या बन जाएगी 1, यानी कि ये आपके बराबर आ रही है अब आपके आरएचएस के। तो हमारा इस चीज से ये प्रूफ हो गया कि जो हमने एज्यूम किया वो सही है। अगर ये बराबर नहीं आता तो हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग हो जाता, लेकिन क्या है यहाँ पे आ गया ये सही, तो हमारा क्या है, अजम्पशन इज करेक्ट। ठीक है, तो अजम्पशन जो हमारा है वो करेक्ट है। नाउ अब हमने एज्यूम कर लिया है ये, तो देखो प्रॉब्लम में था नहीं पैरामेट्रिक फॉर्मेट, कहाँ दिया था अपने को, तो डायरेक्ट एक रिलेशन दे दिया था कि इसको बाय डिवाइड, हमने कन्वर्ट किया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अब हमने देखो कन्वर्ट कर दिया किसके फॉर्म में, अगर अब मैं लिखूं x को तो किसके फॉर्मेट में लिखा है, f थीटा, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और y को अगर मैं लिखूं तो y इज नाउ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, g थीटा मैं लिख पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ थीटा है। अब तो प्रॉब्लम एकदम चुटकियों का हो गया। अब मेरे को पता है कि dy/dx निकालना है, तो मैं वापस ये चीज समझाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, f थीटा मान लिया x वाले टर्म को, और g थीटा मान लिया y वाले टर्म को। निकालना है मेरे को क्या, dy/dx निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, d ऑफ g थीटा और डिवाइड बाय d ऑफ f थीटा। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ d थीटा कर दूंगा। तो इससे ही क्या सॉल्व हो जाएगा, g डैश थीटा आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, f डैश थीटा आ जाएगा, जो कि हमको निकालना है, दैट इज dy/dx। तो देखो ये हम कंसेप्ट समझ लिए।
अब हम निकाल लेते हैं। तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं, जो कि हमारा किसके बराबर है, एफ डैश थीटा के। तो dx बाई डी थीटा निकाल लो, सिंपल है। x है cos क्यूब थीटा का निकालना है। तो cos क्यूब का, पहले तो जब ऐसी चीज आती है तो हम क्या करते हैं, क्यूब का करोगे। तो क्यूब का करोगे तो क्या आएगा, 3 बाहर और cos स्क्वायर थीटा। अब फिर cos का अंदर जाके करना पड़ता है। तो cos थीटा का क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये बन जाएगा 3a cos स्क्वायर साइन थीटा। एक चेन चलानी है आपको, याद होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस सेशन में, कि अगर cos क्यूब थीटा है तो पहले उसको एज अ एक्स क्यूब ट्रीट करो। तो एक्स क्यूब ट्रीट करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, तो 3 cos स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा का करूँ तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा। इन द सेम मैनर अब मैं dy बाय डी थीटा भी निकाल लूंगा। तो वहां क्या है, सेम है, a साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा का 3a साइन स्क्वायर थीटा, a वैसे ही का वैसे ही कांस्टेंट है, और साइन थीटा का cos थीटा। अब सिंपल है, अब हमको क्या करना है, dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx मैंने निकाल लिया, दैट इज dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा, जो मैंने आपको बताया कि ये चीज निकालनी है हमको, दैट इज g डैश x है मेरा और f डैश x। तो मैं सिंपली वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो देखो 3a कैंसिल, अब एक तो मेरा क्या हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और एक मेरा साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा cos थीटा, और माइनस में है साइन क्योंकि उस डिवीजन के, तो ये आ गया माइनस tan थीटा। तो ये मेरा बन गया -3 अंडर रूट ऑफ y बाय x बन गया। y बाई x आप क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इस चीज को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो सिंपली यही निकल के आने वाला है, ठीक है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होके सिर्फ कितने में बन गया, इधर तक में आपका प्रॉब्लम आ चुका है। I hope it is clear to you. So as you can see, this method makes it easier to express the terms in form of other parameter t that cannot be easily expressed in terms of x and y. So ऐसे ही अगर आपको concepts को और in depth पढ़ना है तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। I will be very happy to help you all. मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।